हाय फ्रेंड्स, आज हम 19 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि दिल्ली सरकार ने मनाया हैप्पीनेस उत्सव। कौन सी सरकार ने? तो दिल्ली सरकार ने। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4वीं वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया है। इस अवसर पर चिराग इंक्लेव स्थित कौटिल्य सर्वोदय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष सत्र में लाइफ कोच गौर गोपाल दास ने हैप्पीनेस के असल मायने बताए। हैप्पीनेस क्लासेस की परिणाम स्वरूप छात्रों की मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। हम दिल्ली के हजारों निवासियों को हैप्पीनेस उत्सव के माध्यम से आनंदमय जीवन जीना सिखाएंगे। तो मेन चीज़ें दो बातें हमें पता चला। एक तो हैप्पीनेस उत्सव किसने मनाया है? तो दिल्ली ने। दूसरा ये कि मनीष सिसोदिया कौन है? तो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने इसको आयोजन किया। और कहाँ पे हुआ? तो कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय में। और किन के द्वारा कराया गया था? तो गौर गोपाल दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में 200 करोड़ लोगों को लगी कोविड-19 वैक्सीन। तो याद रखेंगे कि भारत में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है कोविड का? तो 200 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। अब इसकी बात करते हैं। तो भारत ने अपने संचयी कोविड-19 टीकाकरण अभियान में 200 करोड़ का मील का पत्थर पार कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि देश भर में 200 करोड़ खुराकें दी गई थी। इसे संघ के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी केवल 18 महीने में इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए राष्ट्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल हो चुकी है। नेक्स्ट है कि हम बात करते हैं कि मंत्री कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री पूछता है तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। और अगर सिंपल पूछता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर। इसके अनुसार क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद मिल सके। अगर उन्हें 1 साल व्यापक व्यवधान के बाद हवाई अड्डों पर समस्या का सामना करना पड़ता है। नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि अगर उन्हें रद्द करने, देरी या सामान गायब होने का सामना करना पड़ता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसे ब्रिटिश सरकार ने विमानन क्षेत्र और यात्रा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य समाचार में पहला कि तेलंगाना सरकार और यूएनडीपी ने DICRA पर किया सहयोग, यानी डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर DICRA डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में नवीनतम प्रविष्टि की घोषणा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से की गई थी। मंच जो इसे शक्ति प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रणालियों में सुधार करना है। UNDP एक्सेलेरेटर लैब्स और साझेदार संगठनों के साथ वे न केवल तेलंगाना के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु कार्रवाई का बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह के इस पहले डिजिटल कॉमन्स का समर्थन करने के लिए रोमांचित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। तो भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ है? राजस्थान ने। तो पढ़ें कि भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष UU ललित यानी उदय उमेश ललित द्वारा किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की डिजिटल लोक अदालत को जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया था। देश में सबसे पुराने लंबित मामले को हाल ही में बिहार की एक जिला जज अदालत ने 108 साल के विचार विमर्श के बाद सुलझाया था। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में अब तक के हर मामले को सुलझाने के लिए 324 साल लग जाएंगे। तो 3 बातें याद रखना। सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए सबसे पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरुआत हुआ है? तो राजस्थान में।
किन के द्वारा किया गया, तो यूयू ललित के द्वारा। उसके बाद सबसे पुराना जो है केस कहाँ सुलझाया गया, तो बिहार में। कब से? 108 साल पुराना है। उसके बाद नीति आयोग ने क्या बोला है कि अगर हर मामला को निपटाने की कोशिश किया जाए तो भारत में करीब करीब 324 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट है, आशीष कुमार चौहान होंगे नए NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने का घोषणा की है। विक्रम लिम्ये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। वह NSE के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने 1992 से 2000 तक काम किया। NSE में उनके काम के कारण उन्हें भारत के आधुनिक वित्तीय डेरिवेटिव के पिता के रूप में कहा जाता है। किन्हें? तो विक्रम लिम्ये को ये बात बोला जाता है कि वो वित्तीय डेरिवेटिव के पिता हैं, जनक हैं। कहाँ? तो भारत में। नेक्स्ट है, NSE का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुआ है, तो 1992 में। और अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। याद रखेंगे इतनी बातें। क्या क्या? तो सबसे पहली बात कि NSE का हेडक्वार्टर कहाँ, महाराष्ट्र, मुंबई। स्थापना कब, 1992 में। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है, तो NSE का अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, नरेंद्र बत्रा ने FIH IOA से दिया इस्तीफा। वयोवृद्ध खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप से इस्तीफा दे दिया है। श्री बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नहीं रहे जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 मई को हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्य के पद को रद्द कर दिया, जिसके सौजन्य से उन्होंने IOA के चुनाव लड़ा था और 2017 में वापस जीत हासिल करी थी। नेक्स्ट है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो मनोज कुमार ने पदभार संभाला है। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC, ठीक है ना, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। KVIC के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो विनय कुमार सक्सेना, वो क्या हो गए हैं, तो अभी दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है। उसके बाद मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में KVIC के हिस्सा थे और उन्हें विपणन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में